हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो अपना भौतिक विज्ञान का थर्ड चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव। और विद्युत विभव में अपन पढ़ चुके थे विद्युत विभव के बारे में सारी कहानी। और पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि विद्युत विभव जो है किसी ठोस कुचालक गोले के अंदर कहाँ क्या क्या होगा और एक खोखले गोले के अंदर बाहर क्या क्या होगा, उसके डायग्राम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी, एक बार पुनः बता दूं। किसी धनावेश को किसी धनावेश को अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कहाँ से लाना है भाई? अनंत से। किसको लाना है? किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये परिभाषा होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। क्लियर? अब आपको मैंने ये बताया था कि इसमें क्या है, कार्य जो है एक्सटर्नल वही स्थितिज ऊर्जा है और वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डेल्टा यू। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू यू बी फाइनल माइनस इनिशियल, यू बी माइनस यू ए। क्लियर? यहाँ तक अपन इसको बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? चलो, ये क्या है? एक्सटर्नल बाह्य कार्य है। आंतरिक कार्य के लिए लें तो फिर क्या होगा? माइनस साइन होगा। और चूंकि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो हमेशा माइनस का डब्ल्यू इंटरनल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने कैलकुलेशन में, बाकी कोई कार्य यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या है, दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण ठीक है, तो ये यहाँ तक हो चुका। तथा Q इंटू डेल्टा वी भी होता है। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? Q इंटू डेल्टा वी बराबर यू बी माइनस यू ए और Q वी बी माइनस वी ए अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर यू बी माइनस यू ए। ये भी एक सूत्र हो जाएगा। क्लियर? इसके आगे मैं आपको समझा चुका हूँ, तो चिंता करने की बात नहीं है। अपन क्या करे थे, अपन एक बिंदु ए से बी तक लेके गए थे। अब ए अपन ने मान लिया था यदि अनंत हो, ए क्या हो? अनंत हो। तो अभी भी अपन कर सकते हैं, ए अनंत हो तो क्या हो जाएगा? इसके बाद यहाँ से देख लो, क्यू वी बी माइनस वी अनंत बराबर यू बी माइनस यू अनंत, वी अनंत जीरो, यू अनंत जीरो। तो क्यू वी बी बराबर यू बी, और यू बी का मान कितना आएगा? क्यू इंटू के क्यू नॉट या के क्यू डैश बट्टा आर।
तो ये यू बी का मान इस तरह से आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक ये अपन ने कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला अपना हेडिंग है दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की, तो मैंने क्या किया, मैं अनंत से कोई एरिया है, मैं अनंत से कोई एक आवेश लाया Q1, इसका स्थिति सदिश है R1 और उस बिंदु का नाम है P1। तो मैं जब लाया अनंत से तो मेरे कोई विद्युत क्षेत्र था नहीं, क्या था, विद्युत क्षेत्र कोई था नहीं, तो कार्य मेरे को कितना करना पड़ा, 0। अब मैं क्या किया, अनंत से एक और आवेश लाया Q2, कहाँ रखा, P2 बिंदु पर, उसका स्थिति सदिश क्या है, R2। अब जब इसके एरिया में ऑलरेडी एक आवेश पड़ा है, दूसरा आके रखा, तो ये वाला आवेश जो है Q1 इसका विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक विभव आरोपित करेगा इस बिंदु पर। कितना विभव आरोपित करेगा, V1। वो कितना होगा, के Q1 और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी आप R12 मान लो, तो R12 के Q1 बट्टा R12 विभव, ये वाला यहाँ पे एक विभव आरोपित करेगा और इस विभव पे अनंत से आवेश को लाके रखना है तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये विरोध करेगा कि भाई मेरे एरिया में तू कैसे आ गया भाई Q2। तो W2 अनंत से P1 पर Q1 को लाने में किया गया कार्य, ठीक है भाई। पहला, अब Q2 को बिंदु P2 पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू विभव किसका, 1 का, V1। चूँकि V1 कितना है, के Q1 बट्टा R12, इसलिए W2 कितना हो जाएगा, Q2 इंटू के Q1 बट्टा R12, दैट इज के Q1 Q2 बट्टा R12। क्लियर। अब आवेश Q3 को बिंदु P3 तक लाने में अनंत से P3 तक लाने में किया गया कार्य Q3 इंटू V डैश, V डैश कितना होगा। अब यहाँ पे अगर बिंदु P3 है और R3 है और आवेश यहाँ पे Q3 लाया जाता है, तो ये जो है इसका विभव भी होगा, यहाँ पे इसका विभव भी होगा। इसकी दूरी कितनी होगी, R23 और ये हो जाएगी R13। क्लियर। तो इसके कारण भी विभव होगा और इसके कारण भी विभव होगा। तो V1 जो कुल विभव होगा वो कितना होगा, के Q1 बट्टा
दोनों को विभव सीधा ही कर देता हूँ। तो के क्यू वन बट्टा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R13 प्लस के क्यू टू बट्टा दूरी कितनी है R23। ये वाला अब वी डैश का मान जो है अपन ऊपर रखेंगे, तो अब अपन करेंगे अगले पेज से शुरू। तो W3 कितना हो जाएगा Q3 इंटू के क्यू वन बट्टा R13 के क्यू टू बट्टा R23। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3 के बाद 4 5 और ये हो जाएगा 6। अतः इस निकाय को व्यवस्थित करने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 W2 प्लस W3 समीकरण 1 3 व 6 से मान समीकरण किसमें 7 में रखने पर 7 में जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला तो है 0, दूसरा है के क्यू वन बट्टा R12, दूसरा है अब है के क्यू वन क्यू थ्री, के क्यू वन क्यू थ्री बट्टा R13 और ये हो जाएगा के क्यू टू क्यू थ्री बट्टा R23। ये W3 हो गया, ये W1 ये W2 और ये पूरा W3 देख लो गुणा करके। अब इसको अगर पूरा व्यवस्थित करेंगे तो कितना हो जाएगा, के तो है नियतांक, तो हो जाएगा के क्या आ जाएगा, के आ सकता है बाहर, के आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह। अब बचा क्या, Q1 Q2 बटा R12 Q2 Q3 बटा R23 Q3 Q1 बटा R13, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपना मान आ गया भाई, 3 आवेशों के निकाय के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार अगर 4 हो तो 4 का भी अपन निकाल सकते हैं। यदि इसी प्रकार एक वर्ग पर या इसी प्रकार चार आवेशों कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि W बराबर U है तो U बराबर इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q2 Q3 R23 Q1 Q3 R13 प्लस और प्लस। यदि इसी प्रकार चार आवेशों निकाय की कुल स्थिर स्थितिज ऊर्जा
कितनी हो जाएगी, u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 है तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 और Q4 Q1 Q1 Q3 और Q2 Q4 R12 R23 R34 R41 R13 R24, टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे, सब प्लस हो जाएंगे। क्यों होंगे ये भी बता दूं, क्योंकि अगर इस तरह से 4 होंगे 1 2 3 4, तो इनके जोड़े कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 जोड़े बनेंगे। इसलिए यहाँ पे 6 टर्म्स आएगी और 6 के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर इसको अगर ध्यान रखना है तो आप ये देखो, इसका ट्रिक अगर निकाल सकते हैं। कितने आवेश है, 4, और 2 2 के जोड़े बनाना है तो 4C2, गणित वाले समझेंगे इसको। 4×3/2 × 1, 12/2, तो कितने, 6। तो कितने जोड़े बनेंगे, 6। 4 में से 2 2 के कितने जोड़े बनेंगे, 6। तो 6 जोड़े देखो, 1 2 3 4 5 6। इधर कितने थे, 3, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 3C2। 3C2 का मतलब है 3C2 का मतलब क्या है, 3 2, 2 बार खोलो बट्टा 2, 2 से 2 कट्टा, आंसर कितना आया, 3। तो 3 आए, 1 2 3। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से भी आप पता कर सकते हो कि कितने पद आएंगे। तो इसी प्रकार मैंने पता कर लिया कितने पद आएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे समाप्त हो गया भाई। क्लियर। 3 आवेशों के निकाय के कारण बता दिया मैंने और 4 आवेशों के निकाय के कारण बता दिया मैंने। तो इस तरह पे कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है भाई। लाइन आ रही है टेढ़ी, सीधी करते हैं इसको, चलो। ठीक है, इस तरह से।
ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या रखना है, ठीक है। इस तरह से एक विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाता है। कैसे घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, क्लियर। और इसको θ1 कोण से θ2 कोण की तरफ घुमाया जा रहा है, बस। तो आप क्या देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जिसके बिंदु ए व बी पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू स्थित है। जो चित्र में दिख रहा है वही मैंने बोला, जो चित्र में दिख रहा है बच्चों वही मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि एक समान विद्युत चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जिसके बिंदु ए व बी पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है, दिख रहा है। और विद्युत क्षेत्र का नाम भी लिख दो ई, विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2d है तथा विद्युत द्विध्रुव को इस व्यवस्था में θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, कोई भी व्यवस्था है θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया गया। तो अब देखो कार्य क्या होगा, सुनिएगा, θ1 से θ2 कोण तक घुमाया गया। तो अब बात करते हैं कार्य क्या हुआ। तो देखिए, घुमाने में कार्य हुआ टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा या टॉर्क डी थीटा। आपको ये ध्यान रखना है कि किया गया कार्य कितना हुआ, टॉर्क डॉट डी थीटा या टॉर्क डी थीटा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होगी, इसलिए टॉर्क और डी थीटा में कोण वैसे भी क्या आना है, 0 आना है। टॉर्क डी थीटा, क्लियर। तो उसको मैं टॉर्क डी थीटा ही लिख दूँ सिंपली। कहाँ से कहाँ तक घुमाया मैंने, θ1 से θ2, ये परिभाषा समीकरण 1। चूँकि टॉर्क हम जानते हैं कितना होता है, P क्रॉस E, और जो कितना होता है PE साइन थीटा। तो W बराबर कितना हुआ, PE साइन थीटा डी थीटा। उसने कुछ भी माना, θ1 से θ2 घुमाया, भाई घुमा दिया, दिशा को भी ध्यान नहीं रखना है, क्लियर। θ1 से θ2 घुमा दिया, भले ऊपर नीचे घुमाया हो, कैसे भी घुमाया हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई समीकरण 2, ये हो गई 1 व 2 से 3। अब करना है समाकलन। तो मैं यहाँ पे जगह पड़ी है, यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। तो W बराबर P और E तो नियत है,
साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, और पीछे आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। तो W बराबर माइनस का P, तो मैंने बाहर ले लिया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये कार्य हो गया, ये हो गया 4 और ये समीकरण हो गई 5। तो W बराबर माइनस का P कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर? यहाँ तक अपन बोल सकते हैं, या इसको यहाँ तक भी मैं ये भी बोल सकता हूँ W बराबर PE, पर आपको याद वही रखना है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन याद अपने को वही रखना है ऊपर वाला। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये हो गया किया गया कार्य। यही किया गया अभिष्ट कार्य है, यही किया गया अभिष्ट कार्य है, समीकरण 5 है। क्लियर? ये कभी कार्य पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा व कार्य, मैं कार्य भी हेडिंग डाल दूँ, घुमाने में कार्य, तो कार्य पूछे तो यहाँ तक करके छोड़ देना, स्थितिज ऊर्जा पूछे तो अब आ जाओ पुनः। पुनः स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, तो देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या कि शून्य स्थितिज ऊर्जा कहाँ मिलेगी? शून्य स्थितिज ऊर्जा मिलेगी 90 डिग्री कोण पे, तो थीटा 1 कितना मिलेगा? तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से थीटा 1 जो है वो होगा 90 डिग्री एंड थीटा 2 डिग्री, थीटा 2 जो होगा थीटा होगा। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने समीकरण बनाई है माइनस का PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये अपनी समीकरण है। मान रखने पर ऊपर जो अपन ने निकाले हैं ये मान रखेंगे, तो W इक्वल्स टू माइनस PE कॉस, अब देखो इनिशियल कितना था? थीटा 1 था, तो कॉस थीटा 2 की जगह तो हो गया थीटा, और थीटा 1 की जगह कितना हो गया? 90। तो W इक्वल्स टू हो गया माइनस का PE कॉस थीटा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यही किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों इधर ध्यान से देखना, जब भी कोई एक्सटर्नल काम होता है, देखो एक काम करता है निकाय और एक होती है बाह्य एजेंसी। जब भी कोई बाह्य एजेंसी कार्य करेगी तो सारा का सारा कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जितना भी कार्य किया गया वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं ये जो W है यही U है। तो अपन लिख सकते हैं पुनः U इक्वल्स टू माइनस का PE कॉस थीटा और U इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। कितना हो गया? U बराबर माइनस का P डॉट E, ये आप गया स्थितिज ऊर्जा। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हुई? कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया U बराबर माइनस का P डॉट E। क्लियर? यहाँ तक अपना हो चुका। अब इधर देखिए नेक्स्ट इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो जब U इक्वल्स टू माइनस का P डॉट E सदिश, या अपन बोल सकते हैं माइनस का PE कॉस थीटा है, तो अपन क्या लेंगे? केसेस लेंगे, विशेष स्थितियाँ। क्या क्या लेंगे? केस 1 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, केस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और केस 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों केस ले लेंगे, इसको अपन बोल देंगे विशेष स्थितियाँ। आपको पता है जब भी फाइनल आंसर अपना थीटा में ख़त्म होगा, जब भी फाइनल आंसर थीटा में ख़त्म होगा तो थीटा के 3 केसेस जरूर लेंगे। तो थीटा के 3 केस ले लिए भाई, थीटा 0, 90 और 180। अब यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे U बराबर माइनस का PE कॉस 0, चूँकि कॉस 0 कितना होता है? 1, इसलिए U बराबर कितना हो गया? माइनस का PE 1 इक्वल्स टू माइनस का PE। अतः
कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कैसी आई माइनस, अतः यह स्थायी साम्यावस्था की अवस्था, स्थायी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। जब भी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है तो साम्यावस्था कैसी होती है, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। नेक्स्ट माइनस का पी ई कॉस 90, चूँकि कॉस 90 होता है 0 इसलिए यू हो गया 0। यह शून्य स्थितिज ऊर्जा या उदासीन साम्यावस्था है। उदासीन साम्यावस्था क्या होती है, देखो स्थायी साम्यावस्था वह साम्यावस्था होती है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि अगर ये इस अवस्था में है, ये स्थायी अवस्था है साम्यावस्था, प्लस इधर माइनस इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अरेंज हो गया। अब मैं इसको अगर ऐसे थोड़ा सा उठाऊंगा तो ये वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा, या मैं इसको थोड़ा इधर उठाऊंगा तो वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। ये तो होगी स्थायी साम्यावस्था। अब देखिए उदासीन साम्यावस्था क्या होती है, प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के P क्या होगा, लंबवत होगा। तो अब क्या होगा कि ये इधर भी जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है, शून्य होती है। जब भी E के परपेंडिकुलर P होता है तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। वो अभी अपन ने ज्ञात कर लिया। तीसरा केस क्या लेंगे, तीसरा केस यहाँ बना लेता हूँ मैंने कहा अगर प्लस इधर है और माइनस इधर है। अब आपको दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र तो इधर है लेकिन P की दिशा इधर है। अब दोनों में कोण कितना है, 180 डिग्री। अब जैसे ही मैं इसको, क्योंकि अभी इस पर बल किधर लग रहा है, इस दिशा में, इस पे बल किधर लग रहा है, इस दिशा में। जैसे ही मैंने इसको हल्का सा विस्थापित किया, ये घूम के इधर आ जाएगा प्लस और इधर चला जाएगा माइनस। इसलिए अगली जो साम्यावस्था होगी वो कैसी साम्यावस्था होगी, अस्थाई, 180 डिग्री वाला केस अभी बताया। u बराबर माइनस का पी ई कॉस 180 डिग्री, चूँकि कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस का 1, इसलिए u बराबर माइनस का पी ई और माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का पी ई। यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो है पॉजिटिव है तथा यह अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था होगी। तो इस तरह से अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन ने अध्ययन किया। पहले अपन ने क्या निकाला, पहले अपन ने इस कंडीशन में दो सवाल आते हैं, कभी कभी कार्य पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्थितिज ऊर्जा। जब कार्य पूछा जाए तो आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे या यहाँ तक एंड कर देना है आंसर को, और जब स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आपको यहाँ से उसी डेरिवेशन में आगे बढ़ना है। पुनः स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से θ1 90 डिग्री लेना है और θ2 थीटा लेना है, वैल्यू रखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा W बराबर ये, और यही W जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और आपको पता है कॉस थीटा बिंदु गुणन का प्रतीक होता है, तो इस कॉस थीटा को बिंदु गुणन लिख लिया, सदिश रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं। और इसके तीनों केसेस ले लिए, 0, 90, 180। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अपना अंतिम आंसर थीटा में ख़त्म होता है, थीटा में आता है, तो उसके केसेस लेते हैं, चाहे किताब में दिए हो चाहे नहीं दिए हो। थीटा 0, 90 और 180, तो 0 है तो 0 के हिसाब से अपन ने ज्ञात किया, तो u कितना आ गया, माइनस का p। यहाँ 90 रखा तो 90 कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 0, और वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तीन तरह के मान के साथ अपन अपना डेरिवेशन यही, ये माइनस का पी ई, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का पी। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।